मेरे प्यारे स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता दिया था कि गैर व्यापारिक संगठन के अंतर्गत जब हम लेखांकन बनाते हैं तो लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत हम 3 खाते बनाते हैं ना। पहला क्या बताए थे? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा क्या बतलाए थे? आय एवं व्यय खाता। और तीसरा बताए थे आर्थिक चिट्ठा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी कि हम लोग जब भी गैर व्यापारिक संगठन यानी कि वैसा संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि समाज की सेवा एवं सदस्यों की सेवा करने के लिए बनाया जाता है, तो ऐसे संगठन में जब हम लेखांकन बनाते हैं तो वहाँ पर लेखांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत मात्र 3 खाते ही बनाए जाते हैं। पहला प्राप्ति एवं भुगतान खाता, दूसरा आय एवं व्यय खाता और तीसरा जो है वो आर्थिक चिट्ठा बनता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते को हम लोग इंग्लिश में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा होता है कि आय एवं व्यय खाता, तो नाम ही है आय, मतलब हो गया इनकम, एंड व्यय मतलब क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा जो है आर्थिक चिट्ठा, तो उसका इंग्लिश तो आप जानते ही हैं, वो क्या होता है? बैलेंस शीट। इस तरह से गैर व्यापारिक संगठन के अंतर्गत 3 खाते बनाए जाते हैं। हिंदी में प्राप्ति एवं भुगतान खाता, दूसरा आय एवं व्यय खाता और तीसरा आर्थिक चिट्ठा। इंग्लिश में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से याद रखना है बाबू, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पहले ही कहा कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। और वहाँ पर थ्योरी में ये सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैर व्यापारिक संगठनों में लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, तो इसका जवाब है ये। इसलिए इस सारी थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब इस लेखांकन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना होगा। तो स्वाभाविक है कि हमें पहले यह जानना ज़रूरी है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसे कहते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिख दिया है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसे कहते हैं, लेकिन पहले इसे समझ लीजिए, तब फिर हम यहाँ से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संगठन में बनाए जाने वाले लेखांकन का प्रथम चरण होता है। यानी कि जब भी हम किसी भी गैर व्यापारिक संगठन का लेखांकन बनाएंगे तो वहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत जो है वो प्राप्ति एवं भुगतान खाते से करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संगठन में बनाए जाने वाले लेखांकन का प्रथम चरण है। यानी सबसे पहले हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता ही बनाते हैं। अब ये है क्या? तो लिखा है जो एक वास्तविक खाता है, यानी कि रियल अकाउंट है। और फर्स्ट ईयर में आपको बताए थे कि वस्तु या संपत्ति से संबंधित खातों को हम रियल अकाउंट कहते हैं। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, इसकी 2 विशेषताएं आप जान गए। पहला कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता को किस तरह के व्यवसाय में बनाए जाते हैं, तो जवाब है गैर व्यापारिक संगठन में बनाए जाते हैं। अगर इसका एक एक लाइन को आप पढ़ें तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ बनेंगे। और मैंने कहा ना कि ये चैप्टर से थ्योरी सबसे ज़्यादा आता है। तो यहाँ से मैं आपसे ये भी सवाल पूछ सकता हूँ कि बाबू बताओ कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस तरह के व्यापार में बनाए जाते हैं, तो जवाब है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संगठन में बनाए जाते हैं। और यह वहाँ का लेखांकन का क्या है? प्रथम चरण है। यानी सबसे पहले हम गैर व्यापारिक संगठन के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान खाता ही बनाते हैं, इसलिए इसे हम लेखांकन का प्रथम चरण कहते हैं।
अब लिख रहा है जो कि एक क्या है, वास्तविक खाता है यानी कि रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का मतलब होता है वस्तु या संपत्ति से संबंधित, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता में वस्तु या संपत्ति से संबंधित चीज़ों को शामिल किया जाता है। फिर लिख रहा है कि इसके अंतर्गत पूंजीगत एवं आयगत दोनों तरह के मदे लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि पूंजीगत एवं आयगत मदे, तो पहले प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसे कहते हैं अच्छे से इसे समझ लीजिए, इसकी विशेषताओं को समझ लीजिए, तब मैं आपको समझाऊंगा कि पूंजीगत एवं आयगत मदे क्या है। और इस चैप्टर का निचोड़ ही यही है, पूंजीगत एवं आयगत मदों को समझना। अगर आप पूंजीगत और आयगत मदे क्या है ये अच्छे तरह से समझ लिए तो समझ लिए कि पूरा चैप्टर आप समझ लीजिए। इसलिए पूंजीगत मदे और आयगत मदों पर हम एक क्लास पूरा विशेष चर्चा करेंगे। अभी बस इतना जानिए कि इसके अंतर्गत पूंजीगत एवं आयगत दोनों तरह के मदों को लिखे जाते हैं। और यह रोकर खाता यानी कैश अकाउंट के जैसा ही होता है ना। और जिसके कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होता है, एक होता है प्राप्ति पक्ष और दूसरा होता है भुगतान पक्ष। प्राप्ति पक्ष में हम किसी भी वर्ष से संबंधित का मतलब हो गया कि प्रेजेंट ईयर का तो हम लोग लिखेंगे ही, लेकिन अगर पिछले साल का कोई लेन देन है या भविष्य का कोई लेन देन जैसे एडवांस वगैरह अगर ले लेते हैं तो वो भी इसमें शामिल होता है। इसलिए लिखा गया है कि प्राप्ति पक्ष है ना, तो प्राप्ति पक्ष में किसी भी वर्ष से संबंधित सभी पूंजीगत एवं आयगत मदों यानी प्राप्ति को शामिल करते हैं। नाम ही है प्राप्ति पक्ष, नाम क्या है प्राप्ति पक्ष, यानी कि प्राप्ति को शामिल करते हैं। और दूसरा पक्ष का नाम क्या है, भुगतान पक्ष, तो स्वाभाविक है इसमें सभी तरह के भुगतानों को शामिल करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहा है तथा भुगतान पक्ष में सभी प्रकार के भुगतानों को लिखा जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हों। तो अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया मैं उसको फिर से रिवाइज कर दूं। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि अभी आज के क्लास में हम लोग अलाभकारी संगठन यानी कि गैर व्यापारिक संगठन की लेखांकन प्रक्रिया को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और बताया गया कि लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत कितने खाते बनाए जाते हैं, 3। पहला प्राप्ति एवं भुगतान खाता, दूसरा आय एवं व्यय खाता और तीसरा आर्थिक चिट्ठा। इन सबों में आज हम सबसे पहले क्या चीज़ का पढ़ने वाले हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। तो मैंने बताया कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संगठन के लेखांकन का क्या है, प्रथम चरण है। जो कि मैंने इसे लिखा यहाँ पर कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसे कहते हैं, तो जवाब है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संगठन में बनाए जाने वाले लेखांकन का प्रथम चरण है। जो कि किस तरह का खाता है, तो लिखा है कि जो एक वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट है ना। और रियल अकाउंट का मतलब मैंने क्या कहा, जिसमें वस्तु या संपत्ति से संबंधित चीजें लिखे जाते हैं। और इसमें दो ही चीज होगा, वस्तु या संपत्ति या तो आएगा और वस्तु या संपत्ति या तो जाएगा। तो वस्तु या संपत्ति यदि आएगा तो प्राप्ति कहलाएगा और वस्तु या संपत्ति जाएगा तो भुगतान कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि जिसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है प्राप्ति पक्ष और दूसरा होता है भुगतान पक्ष। और आपको समझ में आई गया कि प्राप्ति पक्ष यानी कि वस्तु, और ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, वस्तु या संपत्ति से संबंधित। तो वस्तु या संपत्ति दो ही चीज होगा बिजनेस में, या तो आएगा या तो जाएगा। अगर ये आएगा तो प्राप्ति पक्ष में लिखाएगा और यदि जाएगा तो भुगतान पक्ष में कहलाएगा। और अब यहाँ पर चीजें हैं कि जो भी चीज आते और जाते हैं वह दो तरह के होते हैं, पूंजीगत और आयगत। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि पूंजीगत मद हो या आयगत मद हो, दोनों तरह के मदों को लिखा जाता है। ठीक है, और मैंने कहा कि पूंजीगत एवं आयगत मदों के बारे में मैं आगे विशेष चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आपको केवल इसे याद कर लेना है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको 2-4 लाइनें तो याद हो ही गई होगी। फिर से रिवाइज कर लेते हैं और इसे हमको याद कर लेना है। क्या याद करना है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संगठन में बनाए जाने वाले लेखांकन का प्रथम चरण है। जो किस तरह का खाता है, तो जो एक वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट है, जो किससे संबंधित होता है, वस्तु या संपत्ति से। इसके अंतर्गत जितनी भी चीजें शामिल होते हैं वो पूंजीगत भी होते हैं और
आयगत दोनों तरह के मदे इसमें लिखे जाते हैं और यह रोकर खाता यानी कैश अकाउंट के जैसा ही होता है। और इसके कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, एक प्राप्ति पक्ष और दूसरा भुगतान पक्ष। और प्राप्ति पक्ष में क्या लिखा जाएगा और भुगतान पक्ष में क्या लिखा जाएगा आप अच्छे तरह से समझ गए हैं, क्योंकि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस तरह का अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किससे संबंधित होता है? वस्तु या संपत्ति। और वस्तु या संपत्ति क्या होगा? या तो संगठन में आएगा या तो जाएगा। अगर आएगा तो वो प्राप्त कहलाएगा यानी प्राप्ति पक्ष में लिखा जाएगा, और यदि जाएगा तो भुगतान पक्ष में लिखाएगा। बस वही चीज मैंने लिखा कि प्राप्ति पक्ष में किसी भी वर्ष से संबंधित हो, चाहे वह प्रेजेंट ईयर का हो, पास्ट ईयर का हो या फ्यूचर ईयर का हो, प्राप्ति पक्ष में किसी भी वर्ष से संबंधित सभी पूंजीगत मद हो या आयगत मद हो को प्राप्ति में शामिल किया जाता है, यानी जो भी आया प्राप्ति पक्ष में लिखा जाएगा। और लिखा है तथा भुगतान पक्ष में सभी प्रकार के भुगतान यानी पेमेंट्स को लिखा जाता है, चाहे वह किसी भी वर्ष से संबंधित हो। इसलिए कहा जाता है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना बिल्कुल सरल और आसान होता है। इसे एक साधारण से साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी इसे बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसके मात्र 2 ही पक्ष होते हैं, एक प्राप्ति पक्ष और दूसरा भुगतान पक्ष। दूसरा, इसमें जो भी मदे हैं चाहे वो पूंजीगत हो चाहे आयगत हो, इसमें कोई फर्क हम लोग नहीं करते। बस आ रहा है तो प्राप्ति पक्ष में और जा रहा है तो भुगतान पक्ष में। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि यह कोई भी वर्ष से संबंधित हो, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बिल्कुल आसान हो गया ना, क्योंकि इसमें पूंजीगत आयगत मदों में कोई अंतर ही नहीं करना है। प्रेजेंट ईयर, पास्ट ईयर या फ्यूचर ईयर से कोई मतलब ही नहीं है। बस जानना है कि यह रियल अकाउंट यानी वस्तु या संपत्ति होना चाहिए। आया प्राप्ति पक्ष में लिख दो, गया भुगतान पक्ष में लिख दो। तो अब उम्मीद करते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया, और आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए ना, और नोट करके इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब हम आपको बताते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता कैसे बनाया जाता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाने के लिए हमें सबसे पहले कॉलम खींचना पड़ेगा, क्योंकि नाम ही है अकाउंट, और अकाउंट का मतलब क्या होता है? लेजर। और लेजर के लिए हमें 2 पक्ष, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष लिखने पड़ेंगे। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता के 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष का नाम होता है रिसिप्ट साइड, ठीक है, और फिर उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमाउंट। हम इसको यहाँ डेबिट भी लिख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा पेमेंट साइड, और फिर यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पर क्रेडिट भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। एक हो गया रिसिप्ट यानी कि प्राप्ति पक्ष, और दूसरा हो गया पेमेंट यानी कि भुगतान पक्ष। अब इसमें करना क्या है? कुछ नहीं, जो भी चीज़ बिजनेस में आ रहा है उसे प्राप्ति पक्ष में लिख दीजिए, और जो भी चीज़ बिजनेस से जा रहा है उसे भुगतान पक्ष में लिख दीजिए, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्राप्ति पक्ष में, तो यहाँ लिख दीजिए इस पक्ष में किसी भी वर्ष से संबंधित, इस पक्ष में किसी भी वर्ष से संबंधित सभी प्रकार के पूंजीगत मद हो या आयगत मद हो की प्राप्ति को लिखा जाता है। तो यह स्पष्ट हो गया कि प्राप्ति पक्ष में क्या लिखा जाता है। तो इस पक्ष में किसी भी वर्ष से संबंधित हो सभी प्रकार के मद, चाहे वो पूंजीगत मद हो या आयगत मद हो, की प्राप्ति को लिखा जाता है। और इधर इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा इस पक्ष में भी किसी भी वर्ष से संबंधित सभी प्रकार के, चाहे पूंजीगत हो
या आयगत मद हो, सभी भुगतानों को इस पक्ष में लिखा जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि इसमें चाहे वह पूंजीगत हो चाहे आयगत हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, कोई मतलब नहीं। बस आ रहा है, प्राप्ति हो रहा है तो प्राप्ति पक्ष में, और जा रहा है तो भुगतान पक्ष में, और फिर वर्ष के अंत में हम लोग इसका टोटल कर देते हैं। तो आपको मालूम है बैलेंस करने का नियम कि इधर जिधर टोटल ज़्यादा है उधर जोड़ करके बैलेंस निकाल लेना है, जो कि बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपके आज के वीडियो में जाना कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसे कहते हैं और प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अंतर्गत कौन कौन से मदों को शामिल किया जाता है। इसके बाद वाला क्लास जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिसमें आपको यह सिखाया जाएगा कि पूंजीगत मद और आयगत मद में क्या अंतर है, और यहीं से चैप्टर की शुरुआत होती है। और जो बच्चे पूंजीगत मद और आयगत मदों को अच्छे तरह से समझ लिए तो मान लीजिए ये चैप्टर बिल्कुल भी सरल और आसान तरीके से समझ लेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग पढ़ेंगे पूंजीगत मद और आयगत मदों में क्या अंतर है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।